नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा। अरे अरे माँ जी, यह कहाँ आप आते ही सोफे पर पसर गई हैं। उठिए यहाँ से। आप इतनी गर्मी में आई हैं, पसीने से लथपथ हो रही हैं। लीजिए, इस पटरे पर नीचे बैठ जाइए। कमला जी की बहू संगीता ने कहा। कमला जी अपनी समधन के घर आई थी। बहू संगीता ही उन्हें यह कहकर लाई थी कि मम्मी जी, कुछ दिन मेरे साथ में मायके चलिए तो आपका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। कमला जी ने अपनी समधन की तरफ देखा तो वह बोली, हाँ बहन जी, आप इस पटरी पर नीचे बैठ जाइए। अरे, आप तो घर की हैं, लेकिन मेरी कुछ विदेश से सहेलियां आने वाली हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप गंवार अनपढ़ मेरी समधन है, तो मेरा तो उनके आगे सारा स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा। मानवी जी की बातों से कमला जी की आंखें नम हो गई। उनसे ना किसी ने चाय पानी को पूछा, ना ही उनका हालचाल जाना, और वह झुकी नजरों से सोफे से उठकर नीचे पटरी पर बैठ गई। थोड़ी देर में संगीता की भाभी आई और बोली, मम्मी जी, मेड का फोन आया था। उसका बेटा आज बहुत बीमार है, वह आज नहीं आ पाएगी। और मुझे आपकी सहेलियों को जैसा खाना पसंद है, वह सब बनाना नहीं आता। संगीता बोली, अरे भाभी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। मम्मी जी को हर तरह का खाना बनाना आता है। क्यों मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो भाभी की थोड़ी हेल्प कर देंगी रसोई में। कमला जी बोली, क्यों नहीं बेटा, आखिर यह भी तो मेरा ही घर है, परिवार है। इतना कहकर कमला जी संगीता की भाभी की मदद करने के लिए रसोई में जाने लगी। तो बहू बोली, आंटी जी, आप हमारे घर की मेहमान हैं, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। संगीता बोली, भाभी, आपके कलेजे में क्यों आग लग रही है। जब मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं है तो जाइए मम्मी जी, फटाफट से सब खाना तैयार करवाइए। कमला जी रसोई में चली गई। उधर माँ बेटी वहीं सोफे पर बैठकर गप्पे मारने लगी। कहाँ तो बहू उन्हें यह कहकर लाई थी कि वह कुछ दिन मेरी मम्मी के साथ रहेंगी तो आपका मन बहल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उनसे किसी ने दो बात भी ढंग से नहीं की थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान आ गए तो कमला जी सभी को खाना सर्व कर रही थी। कमला जी के हाथ का खाना खाकर मानवी जी की सभी सहेलियां छटकारे मारने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी एक सहेली ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पर्स में उसकी एक घड़ी गायब थी। संगीता बोली, क्या हुआ आंटी जी, मेरी 20,000 की घड़ी पर्स से चोरी हो गई है क्या। मानवी जी जानबूझकर आश्चर्यचकित होकर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। हाँ, बस हमारी नौकरानी ही बाहर की है। मानवी जी ने कमला जी को अपनी नौकरानी बताया तो उनकी आंखें नम हो गई। आप रुकिए, मैं अभी इसकी तलाशी लेती हूँ। यह आज ही नई आई है तो उसका कोई भरोसा नहीं है। मानवी जी ने इतना कहा और सबके सामने ही कमला जी की तलाशी लेने लगी। कमला जी बोली, बहन जी, यह आप क्या कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो फिर आपके पल्लू में यह घड़ी कैसे आई? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? इतना सुनते ही उसकी सहेली ने जैसे ही कमला जी पर हाथ उठाना चाहा कि रोहित ने आकर उनका हाथ थाम लिया और खींचकर एक तमाचा उनकी सहेली के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर ऐसा करने की सोची भी तो, यह कोई नौकरानी नहीं, मेरी माँ है, और अगर कोई मेरी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे। रोहित को अचानक वहां देखकर दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए। बेटे को सामने देखकर कमला जी रोने लगी। रोहित ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। कमला जी बोली, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की, पर पता नहीं मेरे पल्लू में यह घड़ी कैसे बांधी।
तभी संगीता की भाभी वहां आकर बोली, आंटी जी, मम्मी जी और दीदी ने ही आपकी साड़ी में गड़ी बांधी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। यह सुनकर रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और खींचकर अपनी पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तो इसलिए तुम मुझे फोन पर कह रही थी कि माँ जी आजकल यहाँ बड़ी उदास रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगता, तो मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने मायके लेकर जाना चाहती हूँ। वह वहां मेरी मम्मी से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगी, तो उनका मन बहल जाएगा। क्या यही है माँ के लिए तुम्हारी चिंता? मानवी जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मजबूरी में समधन जी से। रोहित बोला, आप चुप रहिए माँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यह हम दोनों की आपस की बात है, समझिए आप। अपने दामाद का ऐसा रूप देखकर मानवी जी चुपचाप खड़ी हो गई। रोहित बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जब तक तुम माँ बेटी मेरी माँ से घर आकर माफी नहीं मांग लेती, तब तक दोबारा मुझसे बात या अकेले घर आने की कोशिश मत करना, समझी? तुमने जो मेरी माँ का अपमान किया है, उसकी भरपाई तो तुम दोनों माँ बेटी को करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें लेकर घर की ओर चल दिया। दोनों माँ बेटी चुपचाप उसे जाता देख खड़ी देखती रह गई। रोहित और संगीता एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों में दोस्ती अच्छी थी। वो कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों ने ही जल्द ही शादी करने का फैसला लिया। पर संगीता की बात से रोहित हैरान रह गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी? तो भूल जाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी अपना लूं। मेरी भी कुछ जिंदगी है, मेरा अपना लाइफ स्टाइल है, तो मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की खातिरदारी मैं 24 घंटे में लगी रहूं, तो तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ आते हो? इससे हम दोनों की परेशानी सॉल्व हो सकती है। हम भी खुश रहेंगे और वो भी वहां मजे में रहेगी। संगीता अपने होने वाले पति रोहित से कहती है। रोहित बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे नहीं, मेरे नाम और ओहदे से प्यार करती हो? मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा और कोई भाई बहन होता तो मैं एक बार उन्हें उनके पास छोड़ने की सोचता भी, पर तुम तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। माँ बाप कोई पुराना ही सामान नहीं होते। अगर ऐसा है तो जब मेरे पिता गुजर गए तो मेरी माँ भी मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, पर नहीं, उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई, दर दर भटकती रही, पर मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती रही। क्या मैं अपनी माँ के बलिदान को एक औरत के लिए भूल जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं तुमसे ही हर रिश्ता तोड़ दूं। संगीता बोली, ऑल राइट, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। सच कहा था मेरी माँ ने, जो गरीब लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं, वो दिन रात माँ बाप में ही लगे रह जाते हैं। अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया। तुम मुझे छोड़कर पछताओगे। याद रखना। एक बात बोलूं, खुदा न खास्ता, जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? रोहित एक पल को ठहर गया, फिर बोला, चिंता मत करो। अगर मैं मरने वाला भी रहा तो उससे पहले मैं अपनी माँ के लिए हर इंतजाम करके जाऊंगा। हाँ, बस इस बात का अफसोस रह जाएगा कि आज के बाद मैं कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही मेरी माँ को बहू का सुख मिल पाएगा। पर अच्छा ही है, पराई लड़की से तकलीफ पाने से अच्छा है मेरी माँ अकेली रह जाए। इतना कहकर
रोहित संगीता से हर रिश्ता तोड़कर दोबारा कभी ना मिलने के लिए चला गया। रोहित पेशे से डॉक्टर था। उसकी माँ ने बहुत तकलीफ काटकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वहीं संगीता एक पैसे वाले की बेटी थी, जो पैसे के बल पर डॉक्टर बनी थी। उसे लगा रोहित से शादी करके उसे वो अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। पर यहाँ प्रेमिका का प्रेम एक माँ की ममता के आगे छोटा पड़ गया था। देर शाम रोहित घर लौटा। रोहित की माँ कमला जी हर रोज की तरह खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा रोहित, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए? संगीता नहीं आई? तुमने कहा था आज तुम लोग अपनी शादी की बात पक्की करोगे और मुझे खुशखबरी सुनाओगे। फिर क्या बात हुई? रोहित सर झुकाए बोला, माँ आप खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वो बार बार कमला जी से नजरें चुरा रहा था। कमला जी बोली, क्या बात है, तुमने शराब पी है? पर तुम तो नहीं पीते। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें अपनी माँ से नजरें चुरानी पड़ रही है? बेटा मेरे पास तो आओ। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर रोहित को अपनी तरफ बुलाया। रोहित माँ के कदमों में आकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, ये दुनिया बहुत मतलबी है। सच्चे प्यार की पहचान आखिर इंसान कैसे करे? मैं जीवन में दोबारा धोखा नहीं चाहता और मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का मौका किसी को नहीं दूंगा। इससे बेहतर मैं जीवन भर अकेला रहूं। जो सच्चा प्यार ना मिले तो इंसान को अकेले रहना ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। कमला जी को बेटे की चिंता होने लगी। वो बोली, बेटा तुम क्यों मेरे कारण अपने प्यार को छोड़ रहे हो? मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी। तुम्हें भी तो जीवन साथी की जरूरत होगी। जीवन बहुत लंबा सफर है, किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। रोहित हंसकर बोला, माँ कौन जानता है कौन पहले जाएगा। मृत्यु तो अपने हिसाब से आती है। हाँ, आपने मुझे जन्म जरूर दिया, पर जाना पहले किसे है ये कौन जानता है। शायद आपसे पहले मेरा बुलावा आ जाए। कमला जी की आंखें भर आई। वो बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, शुभ शुभ बोलो बेटा। बेटे माँ की अर्थी को कंधा दे तो माँ भाग्यशाली होती है। तुम क्या अपनी माँ को अभागन बनाना चाहते हो? ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। मेरे बच्चे, तुम जिसमें खुश हो वही करो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सदा बनी रहे। पर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज हमेशा ऐसे ही चहकती और गूंजती रहे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन संगीता अपने मम्मी के साथ घर पहुंची और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और सास की सेवा करने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं यह उसका प्रेम था या लालच, लेकिन उसकी माँ की बातों में आकर कमला जी भी बीती बातों को भूल गई और बेटे को जबरदस्ती हाँ करवाकर उन दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन बहू ने तो आते ही कमला जी से जैसे अपने अपमान का बदला लेना ही शुरू कर दिया था। उसे बस एक ही बात खटक रही थी कि रोहित ने उसका इतना अपमान किया, वह उस अपमान का बदला उसकी माँ से लेंगी। इसीलिए तो रोहित जब एक केस के सिलसिले में बाहर गया था तो उसे मौका मिल गया था उसकी माँ का अपमान करने का। रोहित ख्यालों से बाहर आया, लेकिन न जाने कितने दिन बीत गए, माँ बेटी किसी ने भी आकर माफी नहीं मांगी। रोहित ने घर पर अपनी माँ के लिए हर तरह की सुविधा कर दी थी ताकि उन्हें किसी भी चीज के लिए तकलीफ ना हो। संगीता वही अपनी माँ के साथ मायके में रहने लगी। ऐसे ही कुछ साल बाद एक रात रोहित अस्पताल से घर आकर माँ को बोला, माँ मुझे किसी मीटिंग के लिए विदेश में जाना है। तब तक मैं आपके रहने का इंतजाम कहीं और कर देता हूँ। आप घर में अकेली नहीं रह पाएंगी। कमला जी बोली, क्यों बेटा, तुम्हारा विदेश जाना इतना जरूरी है? इसीलिए कहती थी तुम अकेले मत रहो। अब पूरा दिन तुम काम में ही लगे रहते हो। कमला जी की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। रोहित माँ का हाथ थामकर बोला, माँ मुझे परसों कुछ रिसर्च करने के लिए मुंबई जाना है। बस कुछ ही महीनों की बात है।
उदास स्वर में कमला जी बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले दिन रोहित माँ को लेकर दूसरे शहर के एक वृद्ध आश्रम में पहुंचा। कमला जी रोहित का हाथ नहीं छोड़ रही थी और कह रही थी, बेटा मत जा विदेश, यही कर ले रिसर्च। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? हर रोज तेरी आवाज सुनने की आदत सी हो गई है। रोहित बोला, माँ आप जब फोन करेंगी मैं आपसे बात करूंगा, वादा करता हूँ। बस एक वादा आप कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगी और खुश रहेंगी। मेरे लिए दुनिया में आपकी खुशी से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। भीगी आंखों से कमला जी बेटे को मुड़ मुड़ कर देख रही थी और रोहित अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखों में छोड़कर चला गया। आखिर रोहित ऐसा कौन सा रिसर्च करने जा रहा था जिसके कारण अपनी माँ को उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ना पड़ा? क्या किसी के दबाव में वो ये कर रहा था? वृद्धाश्रम में हर स्त्री पुरुष के चेहरे पर हमेशा चिंता और जिंदगी के प्रति निराशा साफ साफ झलक रही थी, पर कमला जी के चेहरे पर वहां आने के बाद भी कोई भाव नहीं बदला। बस वो अपने बेटी की याद में हमेशा अकेली बैठी रहती थी। एक दिन कुछ वृद्ध महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक बोली, मैंने सुना है इनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। दूसरी बोली, अगर इतना ही बड़ा डॉक्टर है तो क्या उसका कोई सगा संबंधी नहीं है जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया? दूसरी महिला बोली, मैंने सुना है उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जब ये जवान थी। उस वक्त इनका बेटा कुल 5 साल का होगा। उस वक्त किसी सगे संबंधी ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। अपने बेटे के पालन पोषण के लिए इन्होंने फटे पुराने कपड़े सिले, लोगों के बर्तन धोए, पर बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी देखो, इतना करने के बाद भी बेटा वृद्धाश्रम छोड़ गया। देखते देखते कमला जी को वहां 6 महीने बीत गए। एक रोज उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था, तो वो आश्रम के संचालक रामलाल बाबू के पास गई और बोली, रामलाल बाबू एक कृपा कीजिए, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दीजिए। वो कहकर गया था हर दूसरे दिन फोन करेगा, पर देखिए पिछले 3 महीने से अब उसका फोन आना भी बंद हो गया। बस मैं ही करती हूँ। रामलाल बाबू ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ दिया था, मैं अभी लगाता हूँ। रामलाल बाबू ने नंबर डायल किया। फोन उठाकर कमला जी बोली, बेटा रोहित, क्या तुम्हारा रिसर्च पूरा हो गया क्या? तुम हिंदुस्तान आ गए? उधर से आवाज आई, माँ मैं तो अभी मुंबई में ही हूँ, आते ही आपको खबर करता हूँ। 3-4 महीने के अंतराल पर कमला जी अक्सर बेटे से बात करने की कोशिश करती और हर बार उसका यही जवाब होता, मैं मुंबई में हूँ, जैसे ही वहां आऊंगा मैं बता दूंगा। देखते देखते कमला जी का इंतजार 2 साल में बदल गया। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कितना चालाक बेटा था, इतना पैसा होने के बाद भी धोखे से माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो मुंबई गया है, जरूर वो आसपास में ही होगा, बस अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता होगा। वैसे भी बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं, जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। लड़की बूढ़ी माँ के साथ उसके साथ रहना नहीं चाहती होगी। एक बुजुर्ग बोले, हाँ वो लड़की बोली होगी, पहले अपनी माँ को घर से बाहर निकालो, तब तुमसे शादी करूंगी। आखिर उस डॉक्टर की उम्र ही क्या है, मुश्किल से 34-35 साल का तो होगा। समय जैसे जैसे बीत रहा था, कमला जी की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर जब कोई उनसे ऐसी बातें करता था तो वो बस इतना ही कहती थी, एक माँ का भविष्य कैसा होगा ये कौन तय करेगा? शायद मेरे बेटे ने मेरे लिए यही रहना सही सोचा होगा। मैं अपने बेटे की मंशा पर कभी शक नहीं कर सकती। मेरा बेटा श्रवण कुमार है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। बेटे से दूरी के गम ने उन्हें अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर दिया। करीब 3.5 साल पूरे होने को आए और एक दिन कमला जी ने अंतिम सांस ली। आश्रम के सभी बुजुर्गों ने रामलाल बाबू से कहा, इतने साल तो बेटा आया नहीं,
कम से कम इनकी मौत की खबर ही इनके बेटे को दे दीजिए। कहीं मुंबई नहीं गया होगा, जरूर आसपास में ही कहीं छुपा बैठा होगा। अरे, कम से कम अपनी माँ को मुखाग्नि तो दे दे। सब अपनी अपनी कह रहे थे। इस बीच में रामलाल बाबू ने जो कहा, उसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उनके बेटे को मैं कहाँ ढूंढूं और कैसे खबर करूं, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी मौत तो 3 साल पहले हो चुकी है। उनमें से एक महिला बोली, अगर वो 3 साल पहले गुजर चुका है, तो हर दूसरे तीसरे महीने में मोबाइल पर कमला जी से फोन पर कौन बात करता था। रामलाल जी सर झुकाए चुप थे। हर तरफ से सवालों की झड़ी लग गई। वो बोले, उनके बेटे का मोबाइल मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की आवाज रिकॉर्डेड है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोले, रामलाल बाबू, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? रामलाल बाबू बोले, करीब 3.5 साल पहले जब वह कमला जी को यहाँ छोड़ने आया था, तब उसने मुझे कहा था कि रामलाल बाबू, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ मैं और कितने दिन बचूंगा। मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और अभी मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी तकलीफ देखे। कुछ दिन बाद मेरे मुंह में मेरी उल्टियाँ खून की शुरू हो जाएगी। मेरी माँ वो सब देख नहीं पाएगी और वो जीते जी मर जाएगी। मैं अपनी माँ को तकलीफ देना नहीं चाहता। मेरी माँ को भविष्य में मेरा कोई दर्द ना दे, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी माँ को जो भी संपत्ति है, मैं सब कुछ इस आश्रम के नाम कर रहा हूँ। बस मेरी माँ के आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता मेरे दुख के कारण मेरी माँ पहले मर जाए। बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए ताकि मैं शांति से मर सकूं। हर किसी की आंखें नम हो गई। कुछ लोग अफसोस करने लगे कि क्यों उन्होंने कमला जी और उनके बच्चे के बारे में गलत सोचा। बेचारी अपने ही गम में डूबी रहती थी और बेटा था कि माँ को भविष्य में कोई दर्द ना हो, तो सारे दर्द अकेला सहता रह गया। बेटा हो तो ऐसा, ईश्वर हर किसी को ऐसा बेटा दे, वरना ना दे, मगर दे तो उसकी लंबी आयु दे, ताकि माँ बेटे का प्यार बना रहे और कोई इस संसार से दुखी ना जाए। समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद संगीता की भाभी ने भी उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और उनका बेटा अपनी बहन और माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर विदेश चला गया। संगीता को जब पता चला कि उसकी सास और पति इस दुनिया में नहीं है, वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। एक महिला बोली, बहन जी, आपका बेटा तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी इस भरी जवानी में वृद्धाश्रम में कैसे? मानवी जी उस महिला की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बहन जी, यह हमारे कर्मों की ही सजा है, जो आज हम भुगत रहे हैं। मेरी बेटी भरी जवानी में आज वृद्धाश्रम में रह रही है। यह भी हम दोनों माँ बेटी के गुरूर की सजा है। सही कहते हैं लोग कि कर्मा एक दिन लौटकर जरूर आता है। संगीता ने इस गुरूर में अभी तक थी कि एक दिन रोहित और उसकी माँ लौटकर खुद से आकर उससे माफी मांगेंगे। संगीता ने खुद अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली थी, जिसकी सजा वह माँ बेटी वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।